शायद नोट्स वाला फाइल इसमें नहीं बनाए थे, कहीं और बनाए थे, है ना। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर हम CSS की बात कर रहे हैं तो CSS में हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, तुम लोग भी गेस करके बता सकते हो। सबसे पहले मुझे क्या आना चाहिए, इतना तो पता है कि CSS क्या है, एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है जिसका यूज़ किया जाता है HTML एलिमेंट्स की स्टाइलिंग के लिए। CSS क्या है, स्टाइल शीट लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल किया जाता है HTML एलिमेंट्स की स्टाइलिंग के लिए। इट मीन्स कि HTML का कोई भी एलिमेंट पेज में कैसा दिखेगा ये जो तय करेगा, उस स्टाइल शीट लैंग्वेज का नाम क्या रखा गया है, CSS। तो क्या कह सकते हैं, यूज्ड फॉर, हाँ, यूज्ड टू स्टाइल HTML एलिमेंट्स। इट मीन्स कि HTML एलिमेंट्स कैसा दिखेगा ये तय कौन करेगा, CSS तय करता है। अब इसमें सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि CSS कितने तरीके से लगाया जा सकता है, कितने तरीके से HTML पे CSS को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो क्या बोल सकते हैं, टाइप ऑफ CSS इम्प्लीमेंट, कितने तरह से इम्प्लीमेंट करा जा सकता है, कौन कौन सा। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका होता है, इनलाइन CSS का। सबसे अधिक प्रायोरिटी किसका होता है, इनलाइन का। प्रायोरिटी का मतलब तो समझ रहे हैं ना, इट मीन्स कि एक ही एलिमेंट की स्टाइलिंग इनलाइन CSS लिख कर के भी किया गया, सेम प्रॉपर्टी को टारगेट, उसी प्रॉपर्टी को एक्सटर्नल फाइल में भी लिखा गया है और उसी प्रॉपर्टी को सेम फाइल में मतलब इंटरनल भी किया गया है। तो कौन सा अप्लाई होगा, इनलाइन वाला, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होता है। इसकी प्रायोरिटी क्या होगा, हाई। हाई प्रायोरिटी। और उसके बाद क्या है, इंटरनल CSS की प्रायोरिटी जो होगी वो क्या होगा, मॉडरेट लेवल का होगा, ना हाई ना लो, कह सकते हैं ना। क्या होगा, ये मिड प्रायोरिटी होगा, ना हाई ना लो। और सबसे लिस्ट प्रायोरिटी पे कौन होता है, एक्सटर्नल CSS। इसका मतलब लो प्रायोरिटी पे ये होगा। ये तीनों चीज़ तो हम लोग चेक कर चुके हैं कि नहीं। ये इसलिए बताया जा रहा है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग फ्लो में याद नहीं रहता है और किसी भी एलिमेंट के लिए एक्सटर्नल CSS लिखे हुए हैं और फिर इनलाइन भी लिख दिया, अब बोल रहे हैं कि वो पहिलका जैसा नहीं आ रहा है। मतलब जो हमारे माइंड में रहता है सेटअप तैयार की हमने वो एक्सटर्नल फाइल में लिखा था, तो इसकी पूरी स्टाइलिंग कैसे बदल गई। तो इसका स्टाइलिंग इसलिए चेंज हो गया क्योंकि आपने इनलाइन में कुछ लिख दिया होगा। तो प्रायोरिटी किसको देगा, फिर इनलाइन को देगा। अब सवाल ये आता है कि जब हम CSS का यूज़ कर रहे हैं HTML एलिमेंट्स को डेकोरेट करने के लिए, तो HTML एलिमेंट को हमें तो सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले। किसी मान लो एक n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हमें चेंज करना है, तो उस एलिमेंट को हमें क्या करना होगा, पहले सेलेक्ट करना होगा। तो किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए कुछ तरीके होंगे। तो HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सेलेक्टर। तो हम क्या बोल सकते हैं, CSS सेलेक्टर। और CSS सेलेक्टर्स क्या होता है, अगर कोई पूछे आपसे तो क्या बोलिएगा, कीवर्ड टू सेलेक्ट द HTML element
वो सेलेक्टर जो HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करता है ना, फ्रॉम CSS। CSS से अगर HTML एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए जो सेलेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, उसी कीवर्ड को क्या बोलेंगे, CSS सेलेक्टर बोलेंगे। अब CSS सेलेक्टर कितना होता है, अलग अलग तरह का, तो क्या बोलेंगे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ CSS सेलेक्टर्स लाइक। अब अलग अलग तरह के CSS सेलेक्टर्स हैं। अब कौन कौन से अलग अलग CSS सेलेक्टर्स हैं, ज़रा उस पर एक नज़र देखें। ऐसा इसलिए कर लिया ताकि आपको नीचे दिखता रहे। अब पहला जो CSS सेलेक्टर है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिंपल या बेसिक सेलेक्टर्स, है ना। क्या बोलेंगे, सिंपल या बेसिक सेलेक्टर। और गेस करो कि सिंपल या बेसिक सेलेक्टर्स में क्या आता होगा। सिंपल और बेसिक सेलेक्टर में पहला जो है, हाँ, एलिमेंट सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर। अब एलिमेंट सेलेक्टर का काम क्या होता है, ये HTML एलिमेंट को डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकता है, जैसे H1 हो गया, इमेज हो गया, div हो गया, स्पैन, मतलब जितने भी HTML एलिमेंट्स हैं, डायरेक्ट बॉडी हो गया, उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं किसकी मदद से, एलिमेंट सेलेक्टर। क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, अलाउ टू सेलेक्ट द HTML एलिमेंट डायरेक्टली। अगर HTML एलिमेंट्स को डायरेक्ट हमें सेलेक्ट करना है तो इसके लिए क्या यूज़ करना होगा। और अगर इसके सिंटैक्स की बात करें तो कैसे लिखना होगा, जैसे कि बॉडी को टारगेट करना है तो बॉडी कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ जो भी आपको लिखना है प्रॉपर्टी कोलोन देना है और उसका वैल्यू देना है। ये सिंटैक्स होगा किसका, एलिमेंट सेलेक्टर का। अब अगर मान लो कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, ID, दूसरा कॉमन क्या है, ID सेलेक्टर। अब ID सेलेक्टर क्या करता है, अलाउ टू सेलेक्ट द HTML एलिमेंट बाय देयर ID। अगर किसी भी HTML एलिमेंट्स को उसके ID से अगर हमें सेलेक्ट करना हो उसे, तो कौन सा सेलेक्टर यूज़ होता है, ID सेलेक्टर। अब एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिखेंगे कैसे, जैसे हमने लिखा हैश, क्या दिया, div1, फिर कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ क्या दिया हमने, प्रॉपर्टी, प्रायोरिटी लिख दिया हूँ मैं, प्रॉपर्टीज और उसका वैल्यूज। ऊपर वाले में भी सुधार देते हैं, प्रॉपर्टीज और उसका वैल्यू देना होगा। तीसरा जो कॉमन सेलेक्टर होता है वो क्या है, क्लास सेलेक्टर। अब रही बात, क्लास सेलेक्टर क्या करेगा, अलाउ टू सेलेक्ट यहाँ एलिमेंट्स लिखेंगे क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स की बात होती है यहाँ पे, बाय देयर क्लास। अब इसका सिंटैक्स क्या होगा, डॉट, और फिर क्या लिखेंगे, क्लास का नाम, क्लास का क्लास नेम, फिर क्या, कर्ली ब्रैकेट, और फिर वही प्रॉपर्टीज है और उसका वैल्यू। दूसरा जो सेलेक्टर होता है इसके बाद, वो क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर कहते किसे हैं, स्लैश, ये स्टार को, किसको, स्टार को। ये क्या करता है, सारे HTML एलिमेंट्स को एक बार में टारगेट करता है। तो क्या बोलेंगे, सेलेक्ट ऑल HTML elements at a time। तो अगर कोई ऐसा स्टाइलिंग करना हो जो HTML के सारे एलिमेंट्स पे लगाना है तो उसको हम यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर लिखेंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर लिखेंगे। और रही बात इसका सिंटैक्स का, तो इसका सिंटैक्स क्या होगा,
स्टार और उसके बाद प्रॉपर्टीज कोलोन, जो भी वैल्यू देना है वो वैल्यू दे दो। ये होगा सिंटैक्स किसका? यूनिवर्सल सेलेक्टर का। यूनिवर्सल सेलेक्टर के बाद बारी आती है किसकी? ग्रुप सेलेक्टर की। किसकी? ग्रुप सेलेक्टर। अब ये ग्रुप सेलेक्टर क्या होता है? कुछ अलग नहीं होता। अगर एक ही बार में हम एक से अधिक आईडी या एक से अधिक क्लास या एक से अधिक एलिमेंट को टारगेट करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? ग्रुप सेलेक्टर। तो क्या बोलेंगे? सेलेक्ट मोर देन वन HTML एलिमेंट आईडी और क्लास। सेलेक्ट मोर देन वन HTML एलिमेंट आईडी और क्लास। मिसाल के तौर पे अगर कहीं लिख दिया जाए कि H1 है ना कॉमा P और उसके बाद यहाँ पे क्या डाल दिया गया? कलर रेड। अब इसका क्या मतलब हो गया कि H1 और P ये दोनों टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा दोनों को क्या कर दो? कलर रेड कर दो। तो यहाँ हमने ग्रुप सेलेक्टर का यूज़ किया। क्या बोलेंगे इसको? ग्रुप सेलेक्टर, क्योंकि एक ही साथ एक से अधिक HTML एलिमेंट्स को टारगेट किया जा रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे? ग्रुप सेलेक्टर। अब ग्रुप सेलेक्टर के बाद बारी आती है फिर किसकी? नेस्टेड सेलेक्टर। अब ये नेस्टेड टर्म प्रोग्रामिंग में बहुत ही कॉमन है। क्या बता सकता है कोई भी? चलो तुम ही बताओ। नेस्टेड बड़ा सुना हुआ लग रहा है। हाँ, तो यहाँ नेस्टेड सेलेक्टर का क्या मतलब होता है? नेस्टेड सेलेक्टर का यहाँ मतलब ये होता है कि एक HTML एलिमेंट्स के अंदर जो दूसरे HTML एलिमेंट्स हैं अगर उसे हम टारगेट करना चाहते हैं, इट मीन्स कि जो हायरार्किकल एलिमेंट्स लगाए गए हैं HTML पेज के अंदर उनके हायरार्की के अकॉर्डिंगली उन्हें अगर हम टारगेट करना चाहते हैं तो किसके थ्रू कर सकते? नेस्टेड सेलेक्टर के थ्रू। जैसे मान लिया जाए कि कहीं ऐसा लिखा गया हो कि div, क्या लिखा गया है? div, और div के अंदर क्या लिखा गया है? मान लो nav के अंदर क्या लिखा गया है? ul, और ul के अंदर क्या लिखा गया है? li। अब मान लो कि हमें इस nav के इस ul को टारगेट करना है तो ये क्या कहलाएगा? नेस्टेड एलिमेंट। उसके नेक्स्ट एलिमेंट को जो टारगेट कर रहे हैं, है ना? तो नेस्टेड एलिमेंट को टारगेट करने के लिए क्या बोलेंगे? सेलेक्ट द नेक्स्ट एलिमेंट, सेलेक्ट द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड एलिमेंट। जो एलिमेंट हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसके नेक्स्ट एलिमेंट को जो टारगेट करेगा उसी को क्या बोलेंगे? नेस्टेड सेलेक्टर। मिसाल के तौर पे अगर मान लो कि मैंने कहीं लिखा div और अगर अभी मैं टारगेट कर दूंगा तो किसका स्टाइलिंग कर देगा? मान लो कलर मैंने रेड डाल दिया तो किसकी स्टाइलिंग करेगा? ये div के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा उसका। लेकिन अगर लिखा गया div के अंदर, अब div के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, div के अंदर P भी है, div के अंदर H1 भी है, लेकिन div के अंदर हम सिर्फ P को टारगेट करना चाह रहे हैं। div के अंदर सिर्फ P को टारगेट करना चाह रहे हैं, ना कि H1 को करना चाह रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? div और उसके बाद क्या दिए हैं? ये ग्रेटर देन वाली साइन, इसको कहते हैं नेस्टेड एलिमेंट सेलेक्टर। ये नेक्स्ट एलिमेंट को डिनोट करता है कि div के अंदर जो P होगा उसकी स्टाइलिंग ये करो। तो हम लोग रियल टाइम में इसको कई दफ़ा यूज़ कर रहे होंगे। याद रहेगा ये पॉइंट। आगे बढ़ें।
तो देखो मुन्ना मिस्त्री की तरह तो हम लोग कई दफ़ा स्टेबल CSS का यूज़ किए हैं। अब थोड़ा हम लोग एक सीक्वेंसली हर चीज़ को फाइनल टच देते हुए चले ताकि बार बार रोल बैक करके आना ना पड़े। अब एक और स्पेशल सेलेक्टर होता है जिसको कहते हैं सूडो सेलेक्टर। क्या बोलते हैं? सूडो सेलेक्टर। PSEUDO सही है, सूडो सेलेक्टर। सूडो का मतलब ही होता है फॉल्स, झूठा। तो ये कोई सेलेक्टर नहीं है, रियलिटी तो ही है, लेकिन फिर भी इसको सेलेक्टर बोला जाता है। इसका यूज़ हम लोग कुछ खास तरह के काम को करने के लिए करेंगे। जैसे कि मान लिया जाए कि यही एक एलिमेंट है, मैं इसके ऊपर जैसे ही पॉइंटर ले जाऊं तो यहाँ कुछ लिख करके चला आए, जैसे ही वहाँ से हम माउस को आउट करें तो लिखा हुआ हट जाए, है ना। तो इस तरीके का अगर मुझे कोई काम करना हो तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? आप जैसे कई दफ़ा हमारे वेबसाइट में देखोगे, शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा, और देखा भी होगा तो याद होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ अगर। देख रहे हो, जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ तो नीचे क्या आ रहा है? एक अंडरलाइन इफेक्ट आ रहा है। ऐसे कुछ भी कर सकते थे हम, जैसे होवर करें तो यहाँ उसी के अकॉर्डिंगली कंटेंट पूरा चेंज हो जाए, है ना। अगर यहाँ कॉन्टैक्ट अस करें तो यहाँ हबनेट कोर्सेज के नीचे यहाँ पे इसका कंटेंट या हेडिंग बदल जाए, तो कुछ भी कर सकते थे इस तरह का काम। लेकिन किसके ज़रिए? सूडो सेलेक्टर। सूडो एलिमेंट और सूडो एलिमेंट एंड और क्लास टू परफॉर्म आफ्टर और बिफोर द किसी भी एलिमेंट्स के पहले या बाद में अगर कोई हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो ये काम हम किसके थ्रू कर सकते हैं? सूडो सेलेक्टर के थ्रू कर सकते हैं, है ना। किसी भी एलिमेंट पे होवर करने के पहले या बाद में या शुरू या बाद में कुछ भी अगर ऐड करना है तो किसके थ्रू करेंगे? अब देखो, अगर मान लिया जाए कि कोई एक एलिमेंट है, सपोज डिव है, अब डिव के अंदर यह डिव यहाँ पे बंद हो गया। अब इस डिव के अंदर अलग अलग हमने एलिमेंट लिखना शुरू कर दिया। मान लो कि एक पैराग्राफ ही मैं लिखा हूँ और यहाँ पैराग्राफ को क्या कर के रखा हूँ, मैं बंद करके रखा हूँ। यहाँ पैराग्राफ को बंद कर दिया हूँ और इस पैराग्राफ के अंदर कुछ भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, अलग अलग पैराग्राफ ऐसे लिख करके। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके पहले या बाद में कुछ ऐड करूँ, पहले या बाद में कुछ ऐड कर दूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ HTML लिखना ना पड़े, बल्कि CSS के थ्रू इस डिव के फर्स्ट लाइन के रूप में कुछ ऐड करें या इस डिव के लास्ट लाइन के रूप में कुछ ऐड कर दें। लेकिन कहाँ? HTML में लिख करके नहीं, CSS में लिख करके। तो ये काम हम किसके थ्रू कर सकते हैं? सूडो सेलेक्टर्स के थ्रू कर सकते हैं। नहीं, अब आ जाते हैं, इन सारी चीज़ों को देख लिया जाए पहले करके कि कैसे ये काम करता है। क्या अच्छा, अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है।
इस पे शायद कुछ एनिमेशन भी बनाए थे हम लोग लास्ट क्लास में, नहीं? अच्छा, बना था, सिर्फ ट्रांजिशन बचा हुआ था, एनिमेशन हट गया था। कोई नहीं, बाकी जो भी कंटेंट है इसका CSS जो भी लिखे थे हम लोग, कहाँ लिखे थे? यहाँ style.css में। इसको क्या कर लेते हैं हम लोग? हटा देते हैं सभी को। अब अगर मैं इफेक्ट देखूं तो कुछ दिखेगा? नहीं दिख रहा है। अब क्या करना है मुझे? एक एक करके सारे सेलेक्टर्स को समझना है कि खुद से ये समझ रहे हो अंतर, आगे बढ़ा जाए। हाँ, इन तीनों का मतलब समझ रहे हो कि हम शुरू से बताते ही चले। हाँ, कौन सा? ये वाला? ये तीनों समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, ये ना? चल भाई, इसी तीनों को समझ लेते हैं तो ठीक है। यहाँ भी कुछ भी मैंने नहीं लिखा ज़्यादा। एक क्या लिखा है? हेडिंग। एक हम लोग डिव लेते हैं और इस डिव का, चलिए एक डिव लेते हैं और इस डिव का आईडी रख देते हैं मेन। क्या रख सकते हैं ऐसा? हाँ, रख सकते हैं। अब इस डिव के अंदर एक h1 लेते हैं हम। क्या लेते हैं? h1 लेते हैं और 2 h1 लेते हैं, ये समझने के लिए, ताकि सबका अलग अलग भी हम रख सकें। दिस इज हेडिंग फर्स्ट, और यहाँ मैंने डाल दिया दिस इज हेडिंग सेकंड। अब इसी डिव के अंदर एक डिव हमने बनाया और इस डिव का आईडी रखा था हेडिंग। इस डिव का नाम रखा था हेडिंग, और ये वाला जो पार्ट था इसको मैंने यहाँ से उड़ा दिया और यहाँ क्या करके दिया? हेडिंग वाले को अलग जगह पे हमने रैप किया। चलो, ये हेडिंग हो गया। थोड़ा इधर भी डाल देते हैं इसको, समझने के लिए ढंग से दिखेगा। अब फिर एक डिव बनाते हैं और इस डिव का नाम रखते हैं पैरा। क्या रखते हैं? पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ के अंदर हम 2 पैराग्राफ लिखते हैं, 3x2, 2 पैराग्राफ रखते हैं। और इस पैराग्राफ के अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिखने वाले हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, 100 का। क्लिक करेंगे, Alt+Z कर लेते हैं, ये पैराग्राफ यहाँ लिखा गया। अब उसी तरीके से सेकंड पैरा भी लिखना है मेरे को, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? लॉरेम, और मान लो कि यहाँ पे 50 मैंने डाला और इस पर क्लिक कर दिया, ये दोनों पैराग्राफ लिखा गया यहाँ पे। तो एक मेन सेक्शन बनाया है जो मेरा मेन पेज होगा, उस पेज के अंदर एक सेक्शन बनाया है जो हेडिंग का है, दूसरा सेक्शन हमने बनाया पैराग्राफ का है। अब तीसरा जो सेक्शन बनाने वाले हैं हम इमेज का बनाने वाले हैं, है ना? तीसरा सेक्शन बनने वाला है डिव इमेज फोटो, और इसके अंदर हम 2 फोटो भी लगाते हैं। तो img कितना लेना है? img:src या img इंटू हम 2 करते हैं, 2 इमेज भी ले लेते हैं। अब इमेज के साथ क्या है, क्या यूज़ करेंगे? इमेज src और पिक 1.jpg डाल देते हैं। डाल सकते हैं? जी हाँ। यहाँ क्या डाल देते हैं? src, इमेज src, और क्या डाल देते हैं यहाँ पे? पिक 2.jpg डाल देते हैं। सही है?
अब ज़रा आउटपुट देखते हैं इसका। अभी बिल्कुल ऐसा सिंपल सा आएगा, इमेज के नीचे इमेज आ रहा है, ऊपर में हेडिंग दोनों आ रहा है, फिर दोनों पैराग्राफ आ रहा है, इस तरीके से। अब कुछ बटन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? बटन और फॉर्म डाल देते हैं, चलेगा? हाँ। अब यहाँ से हम लोग लेते हैं फॉर्म, ऐसा क्यों आ रहा है ये? बल्कि यहाँ पे पहले लिखते हैं div और यूज़र फॉर्म या REG रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऐसा बना देते हैं। अब यहाँ क्या लिखने वाला हूँ मैं? फॉर्म। क्यों नहीं ऑटो ले रहा है ये? अब ले लिया। अब इस फॉर्म के अंदर हम लोग क्या लेते हैं? इनपुट, और इनपुट टाइप क्या ले लेते हैं? टेक्स्ट। और यहाँ क्या डाल देते हैं? नेम। और आईडी क्या डाल देते हैं? नेम। और प्लेस होल्डर भी क्या डाल देते हैं? नेम। नेम, करेक्ट। और कुछ नहीं। यहाँ लाइन ब्रेक के लिए हम क्या लगा देते हैं? BR लगा देते हैं, नेम। उसके बाद क्या करते हैं? इनपुट, और क्या लगाएंगे? ईमेल ना। इनपुट टाइप क्या रखते हैं? ईमेल। यहाँ क्या लिख देते हैं? ईमेल। यहाँ भी क्या ले लेते हैं? ईमेल। फिर प्लेस होल्डर क्या दे देते हैं? ईमेल। और उसके बाद BR एंड देन BR, ये भी हो गया। अब इसके बाद फिर क्या है? इनपुट, पासवर्ड, आईडी भी क्या डाल देंगे? पासवर्ड। उसके बाद प्लेस होल्डर, पासवर्ड, और यहाँ भी BR। अब इसके बाद मुझे बटन यहाँ पे बनाना है। क्या बनाना है? 2 बटन बना देना है। तो बटन के लिए क्या लेते हैं? इनपुट, सबमिट, और वैल्यू क्या डाल देते हैं? बटन सबमिट ही डाल देते हैं। और नेम क्या डाल देते हैं इसका? सबमिट ही डाल देते हैं। और वैल्यूज देने का कोई मतलब नहीं है, दे देते हैं। चलो, अच्छा दे दिए। और यहाँ BR लगाना है? नहीं लगाना है। इनपुट एक बटन और बना देते हैं, क्या? रीसेट का। और क्या डालेंगे यहाँ पे? सबमिट। और इसके बाद क्या डालेंगे? नेम। हाँ ना हो, गलती से चला गया। क्या लिख देते हैं? रीसेट। नेम में क्या डालेंगे? रीसेट ही डाल दो, बस। चलो काफ़ी है। तो बस ये समझाना चाह रहे हैं कि कैसे आप सारे सेलेक्टर्स को एक साथ यूज़ कर सकते हो। इसलिए कुछ एलिमेंट्स को हम रिपीटेडली यूज़ किए हैं, नहीं, कुछ को हम रिपीटेडली यूज़ किए हैं। इसमें अब हम लोग आ जाते हैं, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, करेक्ट। अब एक और फॉर्म बनाते हैं, एक और फॉर्म बनाएंगे। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो इसका हमने क्या नाम रख, ये फॉर्म 1 बना। और मेथड पोस्ट, चलो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन इसका नाम हमें क्या रखना है? सबमिट था ना। इसका वैल्यू सबमिट के जगह पे लॉगिन रख देना है। क्या रख देना है? लॉगिन रख देना है। नेम भी इसका क्या रख देना है? लॉगिन रख देना है, करेक्ट। और ऊपर वाले में टाइप सबमिट तक ठीक है, लेकिन वैल्यू इस पर साइन अप लिख देना है। क्या लिख देना है? साइन अप। मतलब अकाउंट पहले आप बना रहे हो तो इसी को क्या बोलोगे? साइन अप। और इसका नाम भी क्या रख देते हैं? साइन अप। ये बाइफरकेट करने के लिए। और इसका हम क्या दे सकते हैं? क्लास। और क्लास क्या दे सकते हैं?
फॉर्म्स, क्लास क्या दे सकते हैं, ऑल फॉर्म्स, और आईडी भी दे देते हैं। और आईडी क्या दे देंगे इसका, एस फॉर्म, साइन, SIGN, साइन अप फॉर्म, इसका पूरा नाम क्या दे देते हैं, साइन अप फॉर्म। इसका भी क्लास क्या देंगे, ऑफ कोर्स क्लास देंगे ऑल फॉर्म, ऑल ही फॉर्म्स में आएगा ना। और इसका आईडी क्या दे देते हैं, साइन इन फॉर्म। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ज़रूरत के हिसाब से क्लास से भी टारगेट करेंगे, ज़रूरत के हिसाब से आईडी से भी टारगेट करेंगे। क्या हो गया, साइन साइन इन, अब सही है। कहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं जी, यहाँ पे, यहाँ पे सही जी, शाइन अप, लॉगिन, लॉगिन अब सही है, साइन इन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, हाँ चल सही है। अब यहाँ कुछ अलग अलग दो हम हर चीज़ को ले लिए हैं। अब हर किसी का, जैसे इस H1 का ही बात करें तो H1 को हम लोग क्या दे देते हैं, क्लास भी दे सकते हैं और आईडी भी दे सकते हैं, क्लास भी दे सकते हैं और आईडी भी दे सकते हैं। तो अगर हम क्लास देना चाहें या आईडी देना चाहें, क्लास मान लो इसका हम रख देते हैं हेडिंग्स, इसका भी क्लास क्या रखेंगे, हेडिंग्स। अब दो एलिमेंट का क्लास सेम हो सकता है, लेकिन क्या दो एलिमेंट का आईडी सेम हो सकता है, नहीं, आईडी सेम नहीं हो सकता है। तो आईडी क्या दे देते हैं इसका, मान लो हेडिंग 1 ऐसा दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। इसमें भी हम लोग स्पेस दे करके आईडी क्या लिख सकते हैं, हेडिंग 2। चलो ऐसा सही है। क्या हुआ जी, हाँ आईडी क्या लिखते हैं, पैरा 1, और इसका आईडी क्या डाल देते हैं, पैरा 2। इसका क्लास क्या डालेंगे, पैरा, और इसका भी क्लास क्या डाल देते हैं, क्लास डाल देते हैं पैरा। उसी तरीके से अगर यहाँ क्लास की बात करें तो क्या डाल सकते हैं, फ़ोटो, और इसका भी क्लास क्या होगा, क्लास मान लो रखा है फ़ोटो, लेकिन आईडी क्या रखा है, आईडी रखा है फ़ोटो 1, और इसका आईडी क्या रखे हैं, आईडी फ़ोटो 2। और फॉर्म में तो डाल ही चुके हैं आईडी और क्लास दोनों। चलो अब परफेक्टली हमारा ये पूरा क्या हो चुका है, HTML का हमने पार्ट कर लिया। अब मुझे करना ये है CSS कहाँ लिख सकते हैं, या तो चाहे तो इसी पेज में लिख सकते हैं या अलग पेज में लिखें। अलग पेज में लिखेंगे तो उसका एक फ़ायदा ये मिलेगा कि सेम ही CSS अलग अलग HTML पेज पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन जब इंटरनल लिखेंगे तो जिस पेज में लिखें सिर्फ उसी पे अप्लाई होगा, और अगर इनलाइन लिखेंगे तो जिस एलिमेंट के लिए लिखें सिर्फ उसी पे अप्लाई होगा, सब पे अप्लाई नहीं होगा। अब जैसे कि सोच के देखो कि मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखा कोई CSS, क्या लिखेंगे, स्टाइल, क्या लिखा, स्टाइल, और क्या किया यहाँ पे, कलर, और कलर क्या दे दिया, रेड। अब बताओ ये सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होगा, सिर्फ इस HTML एलिमेंट पे। अब H1 है कि क्या है उसे मतलब नहीं है, सिर्फ इस HTML एलिमेंट पे होगा, और इसलिए इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इनलाइन
क्या बोलेंगे? इनलाइन। ओ तेरी, ये क्या हुआ? हाँ, ना हुआ, कुछ और गलत है। स्टाइल, यही पंगा है, CSS कोई एरर नहीं देता है, अगर उसके हिसाब से नहीं लिखिएगा तो कुछ नहीं देता है। अब क्या किया ये? दिस इज हेडिंग फर्स्ट। अब मान लो कि इसको मुझे सेंटर में करना है, तो यहीं पे हम दूसरा भी एट्रीब्यूट लिख सकते हैं सेमीकोलन दे करके। यहीं पे पहला जहाँ एट्रीब्यूट खत्म हुआ आपका, आप क्या लगाओ? सेमीकोलन लगाओ, और दूसरा एट्रीब्यूट डाल सकते हो आप, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये इसलिए बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक ही इनलाइन प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। नहीं, इनलाइन प्रॉपर्टी में भी आप मल्टीपल लिख सकते हो, बस सेमीकोलन से सेपरेट करते हुए। अब मान लो कि इसी को मुझे अंडरलाइन करना है या इटैलिक करना है, वो भी कर सकते हो। यहाँ पे फिर सेमीकोलन के बाद लिखो जो भी एट्रीब्यूट देना है। मान लो कि मुझे अब देना है यहाँ पे टेक्स्ट शैडो दे देना है। अब टेक्स्ट शैडो क्या दे देना है? 2 पिक्सेल्स 2 पिक्सेल्स 2 पिक्सेल्स। कैसा शैडो आएगा इस पे निकल करके, रेड वाले पे? थोड़ा शैडो भी आ गया, लग रहा है शैडो जैसा। हाँ, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ? इनलाइन CSS। अब बताओ कि अगर इनलाइन CSS हम लगाए हुए हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर, और जाके अब इंटरनल लगाते हैं, काम करेगा? ट्राई करते हैं भाई। यहीं पे आ रहे हैं हम, सेम पेज में आ रहे हैं। इंटरनल कैसे लिखा जाता है? स्टाइल टैग के अंदर। और किसे टारगेट करते हैं? H1 को। किसे टारगेट करते हैं? H1 को। तो ये एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं कि आईडी को टारगेट कर रहे हैं कि क्लास को कर रहे हैं? एलिमेंट को कर रहे हैं। ठीक है, हम कलर इसका बदल करके कर देना चाह रहे हैं, सपोज ब्लू। क्या हो पाएगा? हाँ कि ना? क्या कलर ब्लू हो गया होगा? इसका हो गया होगा, ये नहीं हुआ है। बात जानते हो क्यों? यही तो प्रेसिडेंस रूल समझाना चाह रहे हैं। ऑर्डर, प्रायोरिटी किसका हाई होता है? इनलाइन का। इनलाइन का सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए जब इनलाइन इस पे लगाए हुए हो तो इंटरनल CSS काम नहीं करेगा। और मान लो इस पे इंटरनल लगाए हुए हैं और एक्सटर्नल में कुछ और लगाएंगे, वो काम करेगा? देख लेते हैं ज़रा। मान लो इसी को हम सेंटर में कर देते हैं। क्या कर देते हैं? टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब अगर यहाँ आकर के हम देखें तो सेंटर हो गया। लेकिन मान लो कि इसका हमें टेक्स्ट डेकोरेशन चेंज करना है या बॉर्डर लगाना है, कुछ और काम ऐसा करना है, तो ऐसा करने के लिए हम कहाँ चलते हैं? यहाँ आते हैं। उसके बाद किसको लगा लेते हैं पहले हम? अच्छा, लिंक तो है ही किया हुआ ना। यहाँ आ जाए, किसको टारगेट कर ले? H1 को। H1 को। और इसमें किसको टारगेट करेंगे हम? क्या करना है मुझे? तो सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन क्या कर देना है? मुझे राइट कर देना है। देखते हैं कर पाता है या नहीं। टेक्स्ट अलाइन राइट कर देना है। और कलर क्या कर देना है इसका? कलर इसका कर देना है, मान लो कुछ भी। चलो अब बताओ, यहाँ आकर के देखता हूँ मैं। रिफ्रेश जैसे ही किए क्या हो गया? राइट अलाइनमेंट जाने दिया? नहीं जाने दिया। क्या कलर चेंज होने दिया? नहीं होने दिया। क्यों? जबकि हमने तो लगाया है। क्योंकि जब आप क्या लगा कर रखे हो? इंटरनल, तो इंटरनल की प्रायोरिटी ज़्यादा हाई होती है। अगर वही आप इसको क्या कर दो? कमेंट। इसको क्या कर दो? कमेंट कर दो। अब एक्सटर्नल वाला काम कर गया, आप देख सकते हो एक्सटर्नल वाला काम कर गया। लेकिन जैसे ही इंटरनल लगा देंगे, जैसे इंटरनल लगा दिए तो एक्सटर्नल वाला काम करेगा। अब तो कमेंट कैसे करते हैं?
कमेंट करने के लिए कंट्रोल के साथ बैकस्लैश, कंट्रोल के साथ बैकस्लैश से VS कोड में कमेंट होता है और कमेंट हटता भी है। एक बार जैसे कंट्रोल प्लस बैकस्लैश कर दिए तो कमेंट हो गया, दूसरी बार करेंगे तो अनकमेंट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें। तो प्रायोरिटी भी समझ में आ गया कि किसका प्रायोरिटी सबसे हाई होता है। अच्छा, अगर मान लो किसी को टैग से टारगेट कर रहे हैं, आईडी से टारगेट कर रहे हैं और क्लास से भी टारगेट कर रहे हैं और एक ही तरह के प्रॉपर्टी को टारगेट कर रहे हैं, तो कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा? हम इनलाइन कहाँ बोल रहे हैं? हम इनलाइन की बात नहीं बोल रहे हैं। मान लिया जाए कि किसी भी एलिमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं एक टैग से। मान लो कि H1 की ही बात कर लें तो H1 का तो अलग अलग प्रॉपर्टी है ना जी। अगर मैं बात करूं किसकी, H1 की, तो H1 मतलब टैग भी है, हेडिंग्स इसका क्लास भी है और हेडिंग 1 और 2 आईडी भी है। अब अगर मान लिया जाए कि हम तीनों से टारगेट करते हैं तो कौन वाला अप्लाई होगा? यूनिवर्सल तो 3 में है ही नहीं। हाँ, क्यों, ऐसा क्यों होगा? रोशन बताएगा, उसी के लेवल का ये सवाल है। बताओ क्यों आईडी से क्यों होगा? अब क्लास यूनिक ना होता है। प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा आईडी का होता है, उसके बाद क्लास का होता है और सबसे कम किसका होता है? एलिमेंट का, टैग का होता है। क्योंकि टैग मतलब जेनरिक, क्लास कहने का मतलब कुछ उस जेनरिक टैग से निकाला हुआ खास ग्रुप, और एकदम खासम खास मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअल की अगर बात कर रहे हैं तो वो क्या हुआ? पिन पॉइंट हो गया आईडी। तो आईडी का प्रायोरिटी इसलिए ज़्यादा होता है कि एक मोस्ट स्पेसिफिक हो गया। अब इससे लिस्ट स्पेसिफिक क्या होगा? क्लास। और सबसे जो जेनरिक कैटेगरी में आ जाएगा वो क्या होगा? एलिमेंट से अटैक। तो इसलिए एलिमेंट के थ्रू अगर टारगेट कर रहे हो और वही टारगेट सेम काम के लिए किससे कर रहे हैं? आईडी से भी कर रहे हैं और सेम काम के लिए किससे कर रहे हैं? क्लास से भी कर रहे हैं। तो किसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी? फिर क्लास की। अब देखो, ये सारा पॉइंट अभी डील करने के पीछे एक ही मकसद है कि इस तरह का मिस्टेक हम लोग बहुत कॉमन है जो करते हैं। जब बहुत कुछ सीख चुके होते हैं उसके बाद करते हैं, ध्यान में रहता नहीं और बाद में उलझे रहते हैं कि काम क्यों नहीं कर रहा, सिंटैक्स तो सही लिखे हैं हर जगह पे। और वैसा एरर जो सिंटैक्स ना हो, सिर्फ लॉजिकल कहीं एरर जो करते हैं उसको समझना और पकड़ना सबसे मुश्किल होता है। अभी जो मैंने बात समझाया ज़रा इसी को क्रॉस चेक कर लें तो देखो, यहीं से कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ मैं, यहीं पे आ रहा हूँ। एक मैं H1 के थ्रू भी टारगेट कर रहा हूँ, H1 के थ्रू कलर कुछ और रखे हम, तो अभी H1 वाला कलर होगा, सही है। अब इसी को मैं किससे टारगेट कर रहा हूँ? इसी को मैं टारगेट कर रहा हूँ क्लास से। तो ऐसे नहीं लिख सकते ना, डॉट और उसके बाद हेडिंग्स, यही ना। और सेम चीज़ को टारगेट करता हूँ मैं, कलर इसका कर देता हूँ रेड और टेक्स्ट अलाइन भी कर देता हूँ सेंटर, ताकि किसी को कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े। अब ज़रा आकर के देखें तो रेड हो चुका है, मतलब अप्लाई हो चुका, लेकिन देख रहे हो सेम प्रॉपर्टी सेम वैल्यू है ना। अब आते हैं
इसके बाद हम टारगेट किससे करते हैं, आईडी से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेडिंग 1, और यहाँ क्या डालेंगे, यहाँ भी डालते हैं कलर, बट कलर क्या डालते हैं, कलर भी थोड़ा भयानक हो गया है, ग्रीन। और टेक्स्ट अलाइन जानबूझ के मैं थोड़ा अलग लूँ इस बार, चलो लेफ्ट ले लेते हैं। अब बताओ कि कौन सा अप्लाई होगा, लेकिन हेडिंग 1 पे, हेडिंग 2 पे अप्लाई नहीं होगा, हेडिंग 2 अभी अपने जगह पे रहेगा। अगर हम चाहते हैं हेडिंग 2 पे भी अप्लाई हो तो कुछ नहीं, ग्रुप, अरे देवा, इसके लिए ग्रुप सेलेक्टर पड़े हैं ना, इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, ग्रुप सेलेक्टर का यूज करेंगे। तो यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाते हैं, हेडिंग 1 जहाँ कंप्लीट हुआ है वहाँ कॉमा देके क्या लिखेंगे, हैश हेडिंग 2। अब एक दोनों एलिमेंट पे अप्लाई करेगा, हो गया। तो ग्रुप सेलेक्टर भी इसी बहाने सीख लिए, और यहाँ पे तीनों सेलेक्टर हो गया, एलिमेंट सेलेक्टर, हेडिंग सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर। अब इसको अगर लिखे हुए भी हैं तो कोई फायदा है, हाँ फायदा है, जब फॉल डाउन होगा तो अगर मान लो ये डिलीट हो गया तब ही काम करेगा, और जब ये वाला डिलीट होगा तब ये वाला काम करेगा, हाँ उस पे काम करेगा। तो ये हो गया ऑर्डर किसका, आईडी का, क्लास का, और अब आते हैं इसके बाद यूनिवर्सल सेलेक्टर के ऊपर। फिलहाल अगर इसको हम डिलीट करते हैं तो चीज़ें बदल चुकी होंगी, हाँ। और अगर इसे भी डिलीट करते हैं तो कौन सा अप्लाई करेगा, एलिमेंट सेलेक्टर वाला इफेक्ट दिखेगा, मतलब ब्लू कलर। चलिए अब लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं पहले वाले का कलर कुछ अलग कर दें, तो ऐसा कर सकते हैं क्या, तो हमें किससे टारगेट कर लेना पड़ेगा, हेडिंग 1 से, और उसका कलर सिर्फ चेंज करके क्या कर देना है मुझे, ग्रीन, सिर्फ कलर क्या कर देना है, ग्रीन, बदल गया, ठीक है। तो हम लोग इससे बिल्कुल अच्छे से अवेयर हो चुके, सेलेक्टर से, उसके ऑर्डर से, फिर सीएसएस लगाने के अलग अलग तरीकों से। अब इसमें कुछ सेलेक्टर्स अभी बचा हुआ है अपने लिस्ट में, इसमें कुछ सेलेक्टर है बचा हुआ, जैसे क्या सेलेक्टर है बचा हुआ, यूनिवर्सल सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर तो नेस्टेड सेलेक्टर और सूडो सेलेक्टर। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर का क्या फायदा है, हाँ तो आगे बढ़ते हैं, बच्चे को पता है। तो ये नेस्टेड सेलेक्टर देख लें, वो बच्चे को पता है नहीं। नेस्टेड सेलेक्टर देखने के लिए, अच्छा अगर मान लो कि हम अभी टारगेट किसे कर रहे हैं, पैरा को, ये पैराग्राफ को, तो पैराग्राफ को टारगेट करने के लिए हमने क्या लिखा, पैराग्राफ। अब अगर अभी हम टारगेट करेंगे तो क्या करेगा, पैराग्राफ, और कलर अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रेड, तो ये पैराग्राफ डिव के अंदर, पैराग्राफ डिव के अंदर जितना पैराग्राफ होगा सबका कलर क्या कर देगा, PRAGRAPH, यही है ना। और पैराग्राफ जो डिव है, पैराग्राफ जो क्या है, हो गया, वो प्रॉब्लम किसका था, केस का, खैर कोई नहीं। लेकिन रेड हमने जो किया है वो सबको दिख नहीं पा रहा होगा, रेड के जगह पे अगर हम वायलेट करते हैं, अब देखते हैं क्या आता है, चलो ठीक है, ऑलमोस्ट सही है। अब लेकिन मुझे इसका कलर सिर्फ चेंज करना था, इसका नहीं करना था। अभी तो सबका कर दे रहा है, मतलब जो भी उस डिव के अंदर है सबका।
तो यहाँ हम यूज़ में ला सकते हैं किसको? एक्चुअल में इसमें जब हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे ना, वहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं नेस्टेड सेलेक्टर का। कि नैव के अंदर जो नैव है उसको टारगेट करो, यूएल के अंदर जो यूएल है उसको टारगेट करो, एलआई के अंदर जो एलआई है उसको टारगेट करो। तो वहाँ हम लोग नेस्टेड सेलेक्टर सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। अगर कभी बताए होंगे हम तो वहाँ याद करो, वहाँ भी हमने यूज़ किया था नेस्टेड सेलेक्टर को। तो देखो अब क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पैराग्राफ लिखे तो पैराग्राफ के अंदर जितने भी पैराग्राफ डिव के अंदर जितने भी पी टैग हैं सारे पी टैग्स के टेक्स्ट कलर को चेंज कर दिया है। लेकिन नहीं, मेरे को बताना है कि इसके अंदर उसके अंदर जो पैरा 2 है उसके अंदर जो क्या है, पैरा 2 है उसको टारगेट करो। तो इसके अंदर जो पैरा 2 है उसको टारगेट करो। अब आते हैं किसको टारगेट किया। अब अगर हम बोलें कि भाई तो इसके अंदर जो पैरा 1 है उसको टारगेट करो। अब जरा देखना कि क्या करेगा ये। हाँ, अरे छूट गया तो ये पनिश कर ही देता है, देखने लिए छूटा तो। अब देखो इतना तो क्लैरिटी आया। इसको क्या बोलते हैं? नेस्टेड सेलेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? नेस्टेड सेलेक्टर। अच्छा, अगर मान लो कि इसके अंदर भी अगर कोई और हम डिव लिए होते तो भी हो सकता था। मान लो इस डिव के अंदर भी हम क्या लिए हुए हैं, यहाँ पे इस डिव के अंदर भी एक डिव लिए हैं। ये समझाने के लिए बस इतना कहानी कर रहे हैं, ठीक है। इस डिव के अंदर भी डिव लिए हैं और इस डिव के अंदर क्या लिए हैं, पैराग्राफ लिए हैं। और छोटू सा यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं 20, ज़्यादा बड़ा नहीं, ये रहा। अब ज़रा देखता हूँ मैं कैसा आ रहा है। ये आ रहा है। अब मैं टारगेट इसको करना चाहता हूँ, इसका कलर मुझे अलग करना है, ग्रीन करना है। कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे नेस्टेड सेलेक्टर के थ्रू, बता सकते हो आप? क्या लिखेंगे यहाँ पे? उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? तो यहाँ मुझे लिखना होगा कि पैराग्राफ के अंदर जो डिव है, पैराग्राफ के अंदर जो डिव है उसका कलर चेंज कर दो बस, क्योंकि डिव के अंदर तो पी है। तो इसके अंदर जो डिव है उसका कलर चेंज कर दो। अब देखो हो गया उसी का कलर चेंज। अब अगर उसके अलावा लिखना है कि नहीं, पैराग्राफ के अंदर जो डिव है, हाँ एरो नहीं देंगे तो लेगा, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। हाँ बिल्कुल लेगा, क्योंकि अगर नहीं भी देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ लिख देता है CSS, वो इंटरनली नेक्स्ट ही है। यही ना चाहते हो? अगर नहीं भी लिखते हैं तो इंटरनली वो लिख देता है। इसलिए आपको यहाँ लिखने का अभ्यास करना होना चाहिए, जहाँ अब तुमको समझ में तब आएगा, जाहिल के जैसा नहीं बात करना, कि जब तुमको एक बात बताओ, VS कोड में लिखने का आदत था और जब लिखना पड़ा तुमको होस्टिंगर पे जाकर के, तो कैसा फील हो रहा था? क्योंकि हमेशा तो नहीं ना लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि यूज टू थे क्या हम लोग बैसाखी पे चलने का, कि अगर हम डी टाइप करें तो डी वो खुद सजेस्ट कर दे, और वहाँ कोई सजेशन नहीं था, कोई कन्वेंशनल चेकिंग नहीं था, तब तो काम ही नहीं हो पाएगा। अब हमेशा कोई टेलीप्रॉम्प्टर के थ्रू भाषण दे रहा है, अगर बंद हो जाएगा 1 मिनट के लिए तो क्या हो जाता है? कहानी तो सबको पता है। तो उसी तरीके से अपने अंदर वो करो डेवलप कि हमको टाइप, इसीलिए लोग बोलते हैं, जैसे हम क्या प्रेफर करते हैं, ये तो तुम लोगों का इतना ये रहता है कि नहीं हमको VS कोड में करना है, हम तो बोलते हैं नोटपैड में लिखो सारा कोड। जो नोटपैड में लिख लिया उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ये होगा। अब मान लो कोई एकदम इंसान जन्म से ही अकेले रहा हो, उसको कोई फर्क पड़ता है कि कौन उसके लाइफ में आ रहा है कौन जा रहा है? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जिस लाइफ स्टाइल को बचपन से जिया उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और कोई एकदम हमेशा रहा है गोद में टंगा हुआ लाखों लोगों के, हजारों लोगों के बीच में, अब उसको जरा सा भी अकेलापन बहुत खलेगा। तो यही दिक्कत हुआ था तुम्हारे साथ। VS कोड में कोड करना बड़ा आसान लग रहा था, और वहाँ अगर करना पड़ रहा था कोई, हाँ ये कर सकते हो,
ये तर्क तुम्हारा सही है कि तुम लोगों जैसे के लिए ही बनाया गया है ताकि कम मेहनत करना पड़े। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं किसके तरफ, नेस्टेड सेलेक्टर के बाद बारी आती है सूडो सेलेक्टर्स की। अब सूडो सेलेक्टर क्या करता है, कैसे काम करता है, ज़रा ये देख लें हम। अब ये जो पैराग्राफ है, दिस इज हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 1, मैं चाह रहा हूँ इसके पहले कुछ लिख कर के आए या इसके बाद कुछ लिख कर के आए। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन मैं वो HTML से नहीं लिखना चाहता, मैं वो HTML से नहीं लिखना चाहता, CSS से लिखना चाहता। क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। क्या करना पड़ेगा? HTML में नहीं लिखना चाहता हूँ मैं, तो मुझे इसके लिए चलो H1 को टारगेट करते हैं, H1 को टारगेट करते हैं, ठीक है। अच्छा ऑलरेडी टारगेट किया हुआ, ठीक है, कोई नहीं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, बिफोर या आफ्टर, तो हम चाहते हैं आफ्टर, बाद में। और करना क्या है, बाद में क्या दिखाओ, तो देखो यहाँ हमने समझाया भी था आपको कि जब सूडो सेलेक्टर लोगे तो सूडो सेलेक्टर में एलिमेंट के शुरुआत में या आखिरी में, बिफोर कहने का मतलब पहली लाइन में और आफ्टर मतलब आखिरी लाइन में, तो आपको वही चीज़ यहाँ बताना है कि आफ्टर मतलब आखिरी लाइन में। अब आखिरी लाइन में क्या होना चाहिए आपको बताना पड़ेगा कंटेंट लिख करके। अब कंटेंट में हम कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई बटन डाल सकते हैं, कोई इमेज डाल सकते हैं, जो भी मर्जी वो डाल सकते हैं। तो मान लो कि कंटेंट में हम डाल देते हैं यहाँ पे स्पैन, और स्पैन के अंदर पे क्या लिख देते हैं, क्लिक मी, ऐसा कुछ लिख देता हूँ और यहाँ स्पैन को बंद कर दिया। अब बाकी जो चीज़ें करनी है आपको, बैकग्राउंड, स्टाइल, फलाना ढिकाना, कलर, अब कलर कैसा देना है इसका, मान लो कलर एक्वा दे देते हैं, जो भी देना है आप इस तरीके से दे सकते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ क्या आ रहा है, स्पैन, और इसके आखिरी में लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन मैंने HTML में नहीं लिखने गया, HTML में लिखा हूँ, नहीं HTML में मैंने नहीं लिखा, सिर्फ कहाँ लिखा, डबल कोट के अंदर लिखे हैं। ये एक प्रॉब्लम है, इसको यहाँ डबल कोट के अंदर नहीं लिखते हैं, बल्कि इसे हम लोग यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिख देते हैं। बट कंटेंट में हम क्या डाल देते हैं, क्लिक मी। अब ज़रा आकर के देखें हम, तो यहाँ क्लिक मी लिखा हुआ आ रहा है दोनों हेडिंग के लास्ट में, है ना। अब अगर हमें शुरू में डालना है, अगर इसी चीज़ को हमें स्टार्टिंग में डालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, H1 कोलोन कोलोन, और क्या डाल सकते हैं, बिफोर, और बिफोर में क्या डालना है मेरे को, कंटेंट, और कंटेंट में क्या डालना है, हेलो हेलो, ये डालना है। और इसका कलर क्या होना चाहिए वो बता दो, इसका कलर क्या होना चाहिए वो बताओ। तो इसका कलर मान लो कि ब्राउन ले लेते हैं, चलो। अब ज़रा देखते हैं कैसा आ रहा है, हेलो शुरू में लिखा हुआ आ रहा है, फिर ये आ रहा है क्लिक मी। अब थोड़ा अगर स्पेस वगैरह मेंटेन करना है तो भी दे सकते हैं, स्पेस वगैरह अगर मेंटेन करना है तो यहाँ क्या देना पड़ेगा, ये आफ्टर वाला है ना, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, मार्जिन लेफ़्ट, और मार्जिन लेफ़्ट कितना दे दें, 20 पिक्सल्स, और यहाँ क्या देना पड़ेगा, यहाँ भी मार्जिन राइट दे देंगे, मार्जिन क्या राइट दे देंगे, और कितना मार्जिन राइट दे देते हैं, 20 पिक्सल्स। अब देखते हैं, बिल्कुल जो चिपक करके आ रहा था वो नहीं आ रहा होगा, बाकी जो स्टाइलिंग करते थे वही करेंगे, लेकिन हमने HTML से लिखा क्या, नहीं, मैंने ये कंटेंट कहाँ से ऐड किया, CSS से ऐड किया। ये काम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं हम कंटेंट को डायनेमिक बनाने के लिए। ये क्या कर रहे हैं हम, डायनेमिक बना रहे हैं कंटेंट को जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके।
लेकिन हम चाहते हैं ये पहले से नहीं आए, बल्कि जब मैं इस पर होवर करूँ तब दिखलाए, जब इस पर होवर करें तो दिखलाए। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे यहाँ पे पहले कोलोन देना पड़ेगा और क्या लिखना पड़ेगा? होवर। क्या लिखना होगा? होवर। और इसके बाद अब अगर आकर के हम लोग देखें, आफ्टर वाला काम करेगा। आफ्टर वाला गायब हो गया। अब जैसे ही यहाँ हम होवर कर रहे हैं आ रहा है, यहाँ होवर कर रहे हैं तो यहाँ आ रहा है। तो बहुत सारा जो हम लोग देखने वाले हैं इफेक्ट, वो इसका यूज़ करने वाले हैं हम लोग। जैसे कि अभी हम शुरू में दिखलाए थे कि जैसे ही हम अपने मेनू पे होवर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? अंडरलाइन इफेक्ट आ रहा है। तो वहाँ भी हम लोग किसका यूज़ करेंगे? यही शूडो सेलेक्टर का यूज़। एकदम बना सकते हैं। बड़ा सोचता के बोल रही, बना देते हैं, अभी बनाते हैं। नहीं, बना सकते हैं, मतलब बना लेंगे। इस पे भी होवर डाल देते हैं, बिफोर पे भी, तो पहले से हट जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हम होवर करेंगे तो ये कंटेंट आएगा। तो ये हमने किसका यूज़ सीखा। अब इस पे एक प्रोजेक्ट लगे हाथ करके दिखा सकते हो एक नैप बार का, कि नैप बार पे जैसे ही होवर करे तो उसका क्या होना चाहिए? उस पर अंडरलाइन इफेक्ट आना चाहिए। क्या हो सकता है कि नहीं? कितना देर का काम होगा ये? या करके लाना। अभी हम पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि समय, हाँ, करके लाइएगा घर से। जैसे भी हो, चीटिंग भी कर सकते हैं, अलाउड। कहीं से भी कंटेंट सर्च भी कर सकते हैं अगर नहीं बना, लाना है। बनाए ओवर, वो अलग किए थे। ओवर पे हम लोग रेडियस वगैरह चेंज किए थे एंड ऑल, हाँ, कलर वगैरह सेट किए थे, लेकिन ये काम नहीं किए थे जो अभी हम बोल रहे हैं। इसको कीजिएगा ना, थोड़ा अलग है इसीलिए बोल रहे हैं। यहाँ हम लोग आफ्टर बिफोर का यूज़ करेंगे। चलो, इसके बाद फिर क्या है? हाँ, इतना तो हम लोगों को समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हमने बताया होगा। एक चीज़ कि इसके बाद हम लोग एनिमेशन पढ़े थे, राइट? नहीं, एनिमेशन के बाद क्या पढ़े थे हम लोग? ट्रांजिशन पढ़े थे। ट्रांजिशन के बाद क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे। अब ट्रांसफॉर्मेशन में अभी एक ही चीज़ देखें खाली। क्या देखे हैं ट्रांसफॉर्मेशन में? ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग सिर्फ देखे हैं ट्रांसलेट। सिर्फ क्या देखे हैं? ट्रांसलेट देखे हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है इसका। स्केल होता है, अस्क्यू होता है और रोटेट होता है, जो बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे। या अगर बात करें, रोटेट का यूज़ ज़्यादा करेंगे, ट्रांसलेट का यूज़ ज़्यादा करेंगे हम लोग, है ना? तो ट्रांसलेट, स्केल, अस्क्यू एंड रोटेट। अब इसका यूज़ करके कुछ ढंग का एक एनिमेशन बना सकते हो आप। बन सकता है कि नहीं बन सकता? पक्का। मान लो आप लोगों को मैं बोलूं कि ऐसे नाम लिखा हुआ हो, जैसे एक डिव ले लो, अच्छा सा सुंदर सा लगना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ हो हबनेट, करेक्ट। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ले जाऊँ कर्सर तो ये नीचे ड्रॉप हो करके आए, जैसे ही यहाँ ले जाए तो ये ड्रॉप हो करके आए। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ। या फिर लेटर शफलिंग का बना सकते हैं कि अगर यू पे ले जाए जैसे ही तो ये इधर भाग जाए, बी पे ले जाए तो इधर भाग जाए। अलग अलग तरह के एनिमेशन डाला जा सकता है। क्या? तो ये सारा काम किसके थ्रू कर सकते हैं? इनफैक्ट एनिमेशन, ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके ही सारा एनिमेशन बनना है। जितना भी एनिमेशन इफेक्ट देखते हैं हम अपने पेज के ऊपर, वो इन तीनों का ही यूज़ करते हैं। और ये समझ लो कि जो बैकएंड में काम कर रहा है, जैसे कैसे होता है प्लेबैक सिंगर, मुंह भले चला रहा है हीरो हीरोइन, लेकिन गा कौन रहा है? तो उसी तरीके से जो मेन काम कर रहा होगा, कौन कर रहा होगा? ट्रांसफॉर्म। क्योंकि किसी भी एलिमेंट के करंट पोजीशन को
ही न बदलना एनिमेशन कहलाएगा। तो करंट पोजीशन को चेंज कौन करेगा, चाहे ट्रांसलेट करके हो, चाहे स्केल करके हो, चाहे स्कीव करके हो, चाहे रोटेट कर। अब उसी को कंटिन्यूसली करवा देना है तो वो काम कौन करेगा, वो एनिमेशन कर देगा। स्मूथली करवाना होगा तो काम ट्रांजिशन कर देगा। तो आओ कुछ इस पे हम लोग बना कर देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पे। और अगर ये कर लेंगे, अगर बोलो कि ये भी करके आ जाएंगे तो करके आना। अभी हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, दैट इज डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बिना तो काम बिल्कुल नहीं चलने का। अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या करता है कि कोई भी एलिमेंट कैसे पेज में दिखेगा और पेज में उसका बिहेवियर क्या होगा। अब बिहेवियर कहने का मतलब, मान लीजिए इस लाइन में बैठे हुए हैं, अभिषेक जी बोलेंगे ये लाइन में किसी और को नहीं बैठना है, तो इनका बिहेवियर क्या है, ब्लॉक के जैसा। ये बोल रहे हैं कि इस लाइन में बैठ गया तो पूरा का पूरा लाइन कोई और नहीं बैठेगा, ये मेरा है। तो डिस्प्ले बेसिकली, डिस्प्ले प्रॉपर्टी ये बताता है कि कोई भी HTML एलिमेंट का HTML पेज में क्या बिहेवियर होगा, कैसे उसका डिस्प्ले होगा, ये चीज बताएगा उसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी। और डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बोलें, डिस्प्ले अब यह डिस्प्ले प्रॉपर्टी कितना होता है याद है, इनलाइन। इनलाइन के साथ क्या है, नो, क्या बोल सकते हैं, नो हाइट एंड विड्थ कैन बी अप्लाई। कोई हाइट और विड्थ अप्लाई इस पे नहीं होगा, है ना। मोर देन वन एलिमेंट्स कैन बी प्लेस इन अ लाइन। एक ही लाइन में एक से अधिक एलिमेंट को ये रख सकता है। अब उसके बाद क्या है, ब्लॉक। तो ब्लॉक जो डिस्प्ले का प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, इसका हाइट एंड क्या हो सकता है, विड्थ कैन बी अप्लाई। इसका हाइट और विड्थ अप्लाई हो सकता है। और क्या कह सकते हैं, मोर देन नहीं, सिंगल एलिमेंट कैन बी प्लेस इन अ लाइन। एक लाइन में सिर्फ एक ही एलिमेंट प्लेस होगा। अब ये दोनों का कमी है, नहीं, एक क्या है कि हाइट विड्थ दे सकते हैं तो एक लाइन में दो एलिमेंट नहीं आएगा, ये भी गड़बड़ है। और दूसरा क्या है, दूसरा गड़बड़ ये है कि एक लाइन में अगर मल्टीपल आ रहा है तो हाइट विड्थ नहीं दे पा रहा है। तो इन दोनों के एट्रीब्यूट को मिला करके एक एट्रीब्यूट बनाया गया जिसे बोला गया इनलाइन ब्लॉक। क्या बोला गया, इनलाइन ब्लॉक। अब इनलाइन ब्लॉक में क्या होता है, इसमें आप हाइट भी दे सकते हैं, एंड विड्थ भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ क्या हो सकता है, मल्टीपल एलिमेंट्स कैन बी और एक ही लाइन में मल्टीपल एलिमेंट भी प्लेस हो सकता है, ये फायदा है। तीसरा तो ये हो गया। चौथा क्या होता है, चौथा क्या होता है, नन। क्या बोल रहे थे, बोलो नहीं, अभी उसके ऊपर नहीं। ग्रिड का तो अलग सेपरेट बनेगा ही, ग्रिड फ्लैक्स बॉक्स, उसको इसमें मेंशन नहीं करते। क्या बोलेंगे इसके बाद, नन। ये किसके लिए होता है, एलिमेंट को हाइड करने के लिए। क्या बोलेंगे, हाइड द HTML एलिमेंट। अगर HTML एलिमेंट को चाहते हैं कि HTML पेज पे दिखाई न दे, हाइड हो जाए, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, नन, डिस्प्ले नन। तो ये चार ही प्रॉपर्टी मेन है डिस्प्ले का। और बाकी जो ग्रिड वगैरह बोल रहे हो, ग्रिड है, फ्लैक्स बॉक्स है, वो अलग से पढ़ेंगे, वो सेपरेट टॉपिक ही होगा अपना।
समझे। डिस्प्ले के बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है और वो होता है पोजीशन। क्या होता है? पोजीशन। लेकिन पोजीशन बाद में, पहले यहाँ तक का लैब करवा दें। और कल हमें आप लोगों से चाहिए ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके जो एनिमेशन बोले हैं, कुछ कुछ एनिमेशन बनाने के लिए, और हर दिन एक एनिमेशन देंगे। आज बस लेटर ड्रॉपिंग का दिए हैं, उसको बना करके लाओ। हर दिन कुछ एनिमेशन देंगे ताकि धीरे धीरे हम लोग थोड़ा टफ एनिमेशन भी बनाने आ जाए, और साथ में बाकी जो एट्रीब्यूट है वो पढ़ते भी चलेंगे हम लोग। तो चलो पहले डिस्प्ले को करवा देते हैं, फिर पोजीशन करेंगे। और पोजीशन में हम लोग 4 तरह का देखेंगे। पोजीशन में भी क्या देखेंगे? 4। अब क्या क्या पोजीशन होगा? एक तो स्टैटिक हो सकता है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। दूसरा क्या हो सकता है? फिक्स्ड हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? रिलेटिव हो सकता है। और चौथा क्या हो सकता है? एब्सोल्यूट हो सकता है। एब्सोल्यूट हो सकता है। और पांचवा क्या हो सकता है? स्टिकी हो सकता है। तो ये 5 एट्रीब्यूट, ये पोजीशन एट्रीब्यूट होता है। स्टैटिक, फिक्स्ड, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड स्टिकी। अब इन पांचों का यूज़ जानते हैं, बताना होगा। मान लो कुछ लोग पढ़ा है भी है, तो सबको लेके चलना है, तो मेरे को तो बताना ही होगा। तो कल हम लोग इसका पहले देखेंगे, इन सब का यूज़ और क्या डिफरेंसेस है विथ डिफरेंट एग्जाम्पल्स। इस चीज़ को अभी हम शॉर्ट में दिखा सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने का है। आओ देखो, अगर इसमें से किसी भी लाइक पैराग्राफ के ऊपर हम हाइट या विड्थ देना चाहेंगे, दे पाएंगे? अगर अभी हम पैराग्राफ के ऊपर हाइट और विड्थ अप्लाई करना चाहें, क्या दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? हाइट लगा सकते हैं, विड्थ 200 पिक्सल्स। तो हम पैराग्राफ पे हाइट और विड्थ लगाना चाह रहे हैं, और दोबारा यहाँ पे आते हैं। ओवरलैप कर गया? अच्छा, कहाँ लगा दिए थे? यहाँ पे ना। अब ये हेडिंग पहली लाइन में आ रहा है, फिर ये हेडिंग दूसरी लाइन में आ रहा है, जबकि दोनों को अगर हम लेफ्ट भी अलाइनमेंट कर दें तो भी एक लाइन में नहीं आ पाएगा। आ पाएगा क्या? ये हेडिंग यही था ना, टेक्स्ट लाइन अगर हम लेफ्ट भी कर देते हैं, बावजूद इसके जगह तो है, फिर भी नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसको अगर हम क्या कर दें, यहाँ पे डिस्प्ले अगर इनलाइन कर दें, क्या हो जाएगा? ये अब एक ही लाइन में आ गया, दोनों एक ही लाइन में आने लगा। तो इनलाइन का फ़ायदा समझ में आया। और अगर इसको वापस से क्या कर दें हम, अब इसका हाइट या विड्थ हम देना चाहें तो दे पाएंगे? नहीं। अगर इसका हम क्या देते हैं, हाइट ही देना चाह रहे हैं, चलो ज़्यादा विड्थ की बात नहीं करते, हाइट ही देना चाह रहे हैं 200 पिक्सल्स। जब इसको डिस्प्ले इनलाइन कर दिए उसके बाद अब हाइट देने का कोई फ़ायदा हुआ? आपको लग रहा हो कि हाइट लिया है, नहीं लिया है। हाँ, अगर ये वाला लाइन हम क्या कर देते, ये वाली लाइन अगर कमेंट कर देंगे तो हाइट जो दे रहे हैं वो हाइट एक्सेप्ट कर लेगा। आप देख पा रहे हो कि हाइट लेने लगा कि नहीं लेने लगा। और अगर वही मैं इसका डिस्प्ले क्या करके रखा हूँ, इनलाइन करके रखा हूँ, तो क्या इसका हाइट और विड्थ देने से भी कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं। तो कभी भी ऐसा हो कि आप किसी भी एलिमेंट का हाइट और विड्थ दे रहे हो, होता है फ्लो में हाइट काम कर रहे हो बहुत स्पीडली, आप हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हो, लेकिन अप्लाई ही नहीं हो रहा, तो क्या समझ में आया वहाँ पे? हाँ, क्योंकि उसका हो सकता है कि डिस्प्ले क्या है, इनलाइन है। इनलाइन है तो हाइट और विड्थ तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो उसका हमें प्रॉपर्टी एक बार चेक करना होगा उस केस में। अगर हम चाहते हैं कि एक ही लाइन में भी रहे और हाइट और विड्थ भी अप्लाई हो, तो क्या करेंगे? इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। अब जब इनलाइन ब्लॉक किए तो देखो हाइट विड्थ भी ले रहा है और एक लाइन में भी रह रहा है। आपको लग रहा हो कि हाइट विड्थ नहीं ले रहा है, तो ये गैप नहीं आता।
अगर ये चीज़ें आपको दोबारा चेक करनी है तो इसको हटा दीजिए आप। समझ में आ गया होगा। अब लेकिन अगर इसको हमें तीसरा तो देख चुके, अब चौथा अगर इसका एट्रीब्यूट देखना है तो क्या है, डिस्प्ले नन। इससे हुआ क्या होगा, ये छुप गया होगा। क्या होगा, छुप गया होगा। अब वापस कैसा आएगा, पहले जैसा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिस्प्ले ब्लॉक होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं आप लोगों का, मोर देन एनफ है, बशर्ते याद रखिएगा। और अगर लगता है कि क्या आज पढ़े तो इसका फ़ोटो ले लो, याद रहे, और इसको एक बार घर पे रिवाइज करना, क्योंकि जब हम देख रहे होते हैं तब लगता है कि बहुत ईजी है, करने बैठते हैं तो थोड़ा भूलना शुरू हो जाता है। तो ये स्टेप रख लो, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। टाइप्स ऑफ CSS इम्प्लीमेंटेशन, CSS सेलेक्टर्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। कल एक बताएंगे कि CSS में अलग अलग तरह का हम लोग मेजरमेंट यूनिट यूज़ करते हैं, कहीं परसेंट लिखते हैं, कहीं px लिखते हैं, कहीं तो क्या ये सब होता है, ज़रा उसको भी समझते हैं, अलग अलग तरह के यूनिट्स को। कहीं REM लिखते हैं, क्या होता है इसका मतलब।